Sixth Standard History and Civics, Chapter 11 Ancient India and World, Prachin Bharat or Vishwa. In this chapter, we are going to study the two topics. First, India and the countries of the West. Second, India and the other countries in Asia. So let's start with the first topic of this chapter, India and the countries of the West. People of the Harappan civilization had developed trade relations with the countries of the West. Even since then, India has had economic and cultural exchanges with the outside world. Buddhism had spread of Afghanistan and to many countries of Central Asia. During the period of the Iranian Empire, India's contact with the Western world increased. The Greek historians of that period grew more curious about India. Their writings introduced India to the Western world. The routes which were later used by Alexander were opened for trade between India and the countries of the West. Under the influence of the Greek art of sculpture, a new form of art emerged in India during the Kushana period. It is called Gandhara School of Art. In the Gandhar art school, images of Gautam Buddha were mainly carved, as these images were mostly found in the Gandhara region of Afghanistan. The style is called the Gandhara style. Okay, so हड़प्पा संस्कृत के लोगों ने पश्चिम देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रस्थापित किए थे. जो भी वेस्ट साइड के लोग थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, रिलेशन बनाना स्टार्ट किया व्यापार के संबंधित. ओके, सो तभी से भारत का बाहरी विश्व से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ था. सो तभी से इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज होने लगा बाहर के वर्ल्ड, मतलब बाहर के लोगों के साथ, बाहर के सिटीज़ कंट्रीज़ के साथ. बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों में हुआ था. ईरानी साम्राज्य के कालखंड में भी भारत का पश्चिम विश्व से संपर्क बढ़ने लगा. ठीक है, ईरानी साम्राज्य, जब ईरानी साम्राज्य था, एम्पायर था, उस टाइम पे भी वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीज, उसका कांटेक्ट उनके साथ क्या बढ़ने लगे थे. तो उस समय के ग्रीक इतिहासकारों की भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई थी. तो भारत के विषय में उन्होंने जो लेखन किया उसके द्वारा पश्चिमी देशों को भारत का परिचय हुआ. तो उन्होंने जो लिखा था, जो भी राइटिंग की थी उन्होंने, उस वजह से उनको पता चला कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड भी है इंडिया का. सो कालांतर में जिस मार्ग से सिकंदर भारत आया, वे मार्ग भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार के लिए खुल गया. सो जिस रास्ते से आया था वो, तो वो रास्ता क्या हुआ, फिर खुल गया व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए. देन कुषाणों के कार्यकाल में ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ. ठीक है, मतलब मूर्ति, मतलब स्टैचू, स्कल्पचर बनाने का जब ये कला स्टार्ट हुई, उससे ये जो नई कला शैली, उसका क्या हुआ, राइज हुआ, उदय हुआ. उसे गांधार शैली कहते हैं. जिसका उदय हुआ तो उसे क्या बोला जाता है, गांधार शैली. ओके, सो गांधार शैली में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ गढ़ी गई. गांधार शैली में सबसे ज़्यादा पैमाने पे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, क्राफ्ट की गई इन द गांधार आर्ट स्कूल. ठीक है, आर्ट स्कूल में. सो ये मूर्तियाँ अफगानिस्तान के गंधार प्रदेश में पाई गई. अफगानिस्तान के गंधार सिटी में प्रदेश में क्या की हो, पाई गई. सो इस शैली को गांधार शैली कहते हैं. सो वो जो शैली थी उसे क्या बोलते थे, गांधार शैली, मतलब ही गांधार स्टाइल. ओके, इंग्लिश में गांधार स्टाइल. इस शैली की मूर्तियों के चेहरों के आकार प्रकार यूनानी चेहरों से मिलते जुलते थे. तो ये जो
गांधार शैली थी, उनकी जो भी लोग मूर्तियां बनाते थे, तो उसके जो भी आकार या फिर जो भी टाइप्स थे वो ग्रीक लोगों के चेहरे से मिलते जुलते थे। यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे मूर्ति बनी है, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध है। द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन अ म्यूजियम इन पेरिस इन द गंधार स्टाइल। तो पेरिस के अंदर ये जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, स्टैचू है, ये एक म्यूजियम में रखी है पेरिस के, ठीक है, और ये गंधार स्टाइल में बनाई गई है। ओके, द फेशियल फीचर्स ऑफ द स्टैचूज मेड इन दिस स्टाइल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ग्रीक पीपल। तो उससे मिलती जुलती, ग्रीक पीपल से उनकी मिलती जुलती स्टैचूज बनते थे। द अर्ली कॉइन्स दैट वर मिंटेड इन इंडिया वर ऑल्सो लाइक ग्रीक कॉइन्स। सो भारत में जो कॉइन्स मतलब सिक्के भी ग्रीक सिक्कों के आधार पर ढाले गए थे, ठीक है। जो भी इंडियन कॉइन्स थे वो भी ग्रीक कॉइन्स के जैसे वो ढाले गए थे, मतलब बनाए गए थे। Around the 1st or 2nd century CE, trade between India and Rome flourished. The ports in South India also had a large share in this trade. Some articles made of bronze were found in the excavations at Kolhapur. They have been made in Rome. The excavations at Arikamedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. Both these places were important centers of trade between India and Rome. Many such trade centers are mentioned in the literature of those times. So, in फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के कालखंड में भारत और रोम के बीच का जो ट्रेड था, जो भी व्यापार था, वो समृद्ध हुआ था। सो इस व्यापार, इस ट्रेड में दक्षिण भारत के बंदरगाह मतलब पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान था। जो भी वहाँ के पोर्ट्स थे साउथ इंडिया के, उनका बहुत बड़ा शेयर था इसके अंदर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए उत्खनन में कांस्य धातु से बनी कुछ वस्तुएं पाई गई। जो भी महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो भी खोदे गए, जहाँ पे खोदा गया था, वहाँ पे क्या पाई गई, कुछ आर्टिकल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य धातु, इसको ब्रॉन्ज मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कांस्य धातु, इससे बने हुई पाई गई। सो वो वस्तुएं रोमन बनावट की है। जो वस्तुएं उनको मिली वहाँ पे, तो वो रोमन बनावट की है। तो तमिलनाडु के अरिकामेडू ये स्थान पर हुए उत्खनन मतलब जहाँ पे खोदे गए, उसमें भी रोमन बनावट की अनेक वस्तुएं पाई गई, ठीक है। जहाँ पे तमिलनाडु के अरिकामेडू वहाँ पे खोदा गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या पाया गया, रोमन आर्टिकल्स वहाँ पे भी पाए गए। सो ये दोनों स्थान भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सो तत्कालीन साहित्य में ऐसे अनेक व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। मेंशन इन द मेनी लिटरेचर, ट्रेड सेंटर आर मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ दोस टाइम्स। यहाँ पे एक इमेज है गोल्ड कॉइन की। गोल्ड कॉइन ऑफ द रोमन एम्परर अगस्टस फाउंड एट अरिकामेडू, ठीक है, मतलब अरिकामेडू में ये वाला गोल्ड कॉइन पाया गया था, जो कि रोमन एम्परर का था। ओके, नेक्स्ट, Alexandria was an important port in Egypt. The Arab merchants carried Indian goods up to Alexandria. From there, they were sent to the countries in Europe. Besides Indian goods, the Arabs also conveyed Indian philosophy and science to Europe. The concept of zero is one of the Indian major contributions to the world. It was the Arabs who introduced this Indian concept to Europe. Okay, so
ये व्यापार था, उनका ट्रेड था, उसमें इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक बंदरगाह मतलब पोर्ट का बहुत बड़ा महत्व था। सो अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया तक ले जाते थे, वहाँ से वह माल यूरोप के देशों में भेजा जाता था। तो वहाँ से जो भी था, जो भी गुड्स मतलब माल यूरोप में भेजा जाता था, ठीक है। सो अरब लोगों ने भारतीय वस्तुओं के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी यूरोप तक पहुंचाया। गणित की शून्य मतलब जीरो संकल्पना भारत का जो विश्व को दिया हुआ एक वरदान ही है। जो गणित का जो जीरो जो नंबर है वो भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ एक वरदान है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा, क्योंकि ज़ीरो ये सब इंडियन लोगों ने ही इसका ये किया था, लाया था अस्तित्व में। सो अरब लोगों ने इस संकल्प का परिचय पश्चिमी यूरोप से करवाया, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया इंडियन कॉन्सेप्ट टू यूरोप। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया, भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देश। मैनी कंट्रीज इन एशिया वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर ऑफ दोज टाइम्स। एशिया ने अनेक देशों पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो कौन से प्रभाव पड़ा देखेंगे। यहाँ पे एक पेंटिंग दी, द वॉल पेंटिंग इन द सिगिरिया केव्स। This is the painting on wall. Sri Lanka. King Ashoka had sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. Their names are mentioned in the Buddhist text Mahavamsa, written in Sri Lanka. So Sanghamitra carried a branch of the Bodhi tree with her. The Sri Lankan tradition believes that the Bodhi tree at Anuradhapur in Sri Lanka has grown from the same branch. Okay. So बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोका मतलब एम्परर अशोका ने अनेक बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्र को श्रीलंका भेजा था। सो इन दोनों के नामों का उल्लेख श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। सो संघमित्र अपने साथ बोधि वृक्ष की टहनी ब्रांच ले गई थी, ठीक है। संघमित्रा जो उसकी डॉटर थी उसने अपने साथ क्या लेके गई थी, एक स्टेम लेके गई थी बोधि ट्री का जो ब्रांच, ओके, ब्रांच ऑफ द ट्री। सो श्रीलंका के अनुराधपुर में बोधि वृक्ष है और वहाँ की परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि वह बोधि वृक्ष इसी टहनी से बड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक श्रीलंका ट्रेडिशन बिलीव मतलब वहाँ पे जो श्रीलंका ट्रेडिशन क्या बिलीव करता है, वहाँ पे एक बोधि ट्री है अनुराधपुर में श्रीलंका के, और वो उसी सेम ब्रांच से वो क्या हुआ है, बड़ा हुआ है वो जो ट्री, ठीक है। There was a great demand in India for Sri Lankan pearls and other precious stones. In the 5th century CE, King Kashyap had caves dug out at a place called Sigiriya. The wall paintings in these caves bear a resemblance to the paintings in the Ajanta caves. The Sri Lanka Buddhist works Dipavamsa and Mahavamsa provide information about the close relations between India and Sri Lanka. They are written in the Pali language. So, श्रीलंका के मोती तथा मतलब जो पर्ल्स थे और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भारत में बड़ी मात्रा में मांग थी। सो वहाँ के सिगिरिया नामक स्थान पर ईसा मतलब भी वहाँ पे उसका जो ये था प्लेस था, वहाँ पे 5th सेंचुरी में कश्यप राजा ने गुफाएं खुदवाई थी 5th सेंचुरी में सिगिराई जगह पे, ठीक है। सो उस गुफा के वॉल पे, ठीक है, वॉल की शैली अजिंठा की चित्रशैली के साथ सामान्य दर्शाती थी। द वॉल पेंटिंग
जो वॉल पेंटिंग थी वो केव्स की, तो ये जताती थी, ये दिखाती थी कि वहाँ पे अजंता केव, मतलब रिसेंबल करती थी पेंटिंग्स को अजंता केव्स के, ठीक है। एंड श्रीलंका के महावंश और दीपवंश ग्रंथ भारत और श्रीलंका के बीच के पारस्परिक संबंधों की जानकारी देते हैं, ठीक है। रिलेशन जताता है ये दोनों, जो भी ग्रंथ है, वर्क है, ये दोनों क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच का। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये दोनों ग्रंथ जो भी है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, तो ये हो गया श्रीलंका के बारे में। सो अभी अपन पढ़ते हैं चाइना एंड अदर कंट्रीज। ओके, right from the ancient times, India and China had established trade and cultural relations. Emperor Harshvardhan had even sent an ambassador to the Chinese court. Chinese silk was known as Chinanshuka and was in great demand in India. Merchants in ancient India supplied Chinese silk to Western countries. The land route by which the silk trade was carried on was called the Silk Route. Some ancient places in India were connected to this route. Nalasopara near Mumbai in Maharashtra was one such place. The Chinese Buddhist bhikkhus Fahian and Yungchang also came to India through this Silk Route. Okay, so चीन और अन्य देश के बारे में, मतलब भी चाइना। सो प्राचीन समय में भारत और चाइना के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित हुए थे। सम्राट हर्षवर्धन ने चाइना के दरबार में कोर्ट में अपना राजदूत भेजा था और चाइना में तैयार होने वाले रेशमी, मतलब सिल्क के वस्त्र वो भारत में चिनांशुक कहते थे, ठीक है। इंडिया में क्या बोलते थे, जो सिल्क के वस्त्र उसको क्या बोलते थे, चिनांशुक कहते थे। जो चीन में तैयार हुए वाले रेशमी वस्त्र को। सो भारत में चिनांशुक की बड़ी मांग थी, ठीक है, डिमांड बहुत थी भारत में। सो एंशियंट इंडिया में व्यापारी यह चिनांशुक पश्चिमी देशों में भेजते थे। कहाँ पे भेजते थे, वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते थे। सो यह जो ट्रेड, यह व्यापार सड़क मार्ग से होता था। जो ट्रांसपोर्ट वो लोग करते थे वो सड़क से, मतलब रोड से ही, बाय रूट ही, बाय लैंड ही वो लोग ट्रैवल करते थे। इस मार्ग को रेशम मार्ग भी कहते हैं। मतलब जिस रूट से वो लोग ट्रैवल करते थे उस रूट को क्या बोलते थे, सिल्क रूट, मतलब रेशम मार्ग भी कहते हैं। सो भारत के कुछ प्राचीन स्थान इस सिल्क रूट से जोड़े गए थे। उसमें महाराष्ट्र के मुंबई के पास का नालासोपारा का स्थान था। भारत में बौद्ध भिक्खुस फाहियान और युआन शॉन्ग भी रेशम, मतलब सिल्क रूट से ही आए थे, ठीक है। वो लोग भी इंडिया में इसी रूट से आए थे, सिल्क रूट से, ठीक है, ये दोनों। In the 1st century CE, the Ming Emperor of China invited the Buddhist bhikkhus Dharmarakshaka and Kashyapam Tanga to China. The bhikkhus translated many Indian Buddhist texts into the Chinese language. This gave impetus to the spread of Buddhism in China. Later on, Buddhism also reached Japan, Korea and Vietnam. So in first century, okay, first century का चाइनीज सम्राट मिंग, ठीक है, मिंग के, मतलब चाइनीज किंग मिंग के आमंत्रण पर बौद्ध भिक्खु धर्मरक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे, ठीक है, ये दोनों। उन्होंने अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, मतलब ट्रांसलेट किया। उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया चीनी भाषा में, ठीक है। जितने भी भारतीय के ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ थे, तो उसको ट्रांसलेट किया चीनी भाषा में। उसके बाद चाइना में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला और बौद्ध धर्म जापान, कोरिया और वियतनाम देशों में भी पहुंचा, ठीक है। जो बुद्धिस्ट धर्म था, ये बुद्धिज़्म, ये सब
देशों में भी फिर बाद में पहुंचा। तो ऐसा फिर वो बुद्धिस्ट जो धर्म है, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, ये बाकी देशों में भी फैला। ठीक है, इसी टाइप से। लास्ट टॉपिक, कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के देश। ओके, द एंशियंट किंगडम ऑफ फुनान इन Cambodia was established in the 1st century CE. Evidence is available from Chinese traditions that an Indian named Kaundinya established it. Okay, people of Funan knew the Sanskrit language. A stone inscription of that period is still in existence. It is in Sanskrit. In many other countries of Southeast Asia too, small kingdoms established by people of Indian origin had emerged. These kingdoms helped to spread Indian culture in Southeast Asia. So, कंबोडिया देश, मतलब कंबोडिया एक नाम का देश, ठीक है, किंगडम बोल लो। तो कंबोडिया देश के प्राचीन राज्य फुनान की स्थापना 1st सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, 1st सेंचुरी में हुई थी। सो चीनी परंपरा के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि फुनान की स्थापना कौंडिन्य नामक भारतीय ने की। ठीक है, किसने की? कौंडिन्य नाम के एक कौंडिन्य नाम के एक भारतीय ने की। और फुनान के निवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। सोचो, वहाँ के जो भी लोग थे, वहाँ पे जो रहते थे, उनको संस्कृत भाषा भी आती थी। और उस कालखंड का एक उकेरा हुआ शिलालेख उपलब्ध है। यह शिलालेख संस्कृत में है। शिलालेख मतलब भी जो भी लिटरेचर था वो अभी संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है। ठीक है, यह जो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय वंश के लोगों के छोटे राज्य उदित हुए थे, मतलब भी बने थे। तो छोटे छोटे जो भी राज्य थे वो बने थे। सो इन राज्यों के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में होता रहा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इसलिए उस वजह से क्या हुआ, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया था, वहाँ पे वो क्या हो गया, वो वहाँ पे एरिया वो बढ़ते गया और आगे और बड़ा होते गया। So, next, Indian culture had a deep impact on the art and cultural life of Southeast Asia. Dance dramas based on stories from the two Indian epics Ramayana and Mahabharata are popular in Indonesia even today. This influence continued to increase over the years. In the ancient period, the Buddhist religion spread to Myanmar, Thailand, Indonesia, etc. In the last years, temples of Lord Shiva and Vishnu were also built there. Okay. So, दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया में एशिया की कला और उसके सांस्कृतिक जीवन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। और इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य और नाट्य लोकप्रिय है। ठीक है, आज भी वहाँ पे इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत पे जो भी डांस ड्रामा होता था उनके स्टोरी के ऊपर बेस्ड, वो अभी भी फेमस है। और दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया राज्यों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ठीक है, जो भी इंडियन इन्फ्लुएंस है वो क्या हुआ, और बढ़ता गया, सालों साल बढ़ता गया। सो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब देशों में पहुंच गया। ठीक है, बौद्ध धर्म कैसा कैसा फैला, अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक अभी मतलब फैलते ही जा रहा है। और दिन बाद में शिव और विष्णु के मंदिरों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, कुछ दिनों बाद, इन द लेटर ईयर्स, कुछ सालों बाद लॉर्ड शिवा एंड विष्णु का भी बिल्ड होते गए टेम्पल्स। This year we have revived Indian history
from 3000 BCE to the 8th century CE. Next year, we will study the history of India from the 9th century CE to the 18th century CE. The history of this period is known as medieval history. Okay. So, ये साल हमने 3000 से 8th सेंचुरी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की है. ठीक है, 3000 से तो 8th सेंचुरी तक के अपने जानकारी प्राप्त की है. सो नेक्स्ट ईयर हम 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक की इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ाई इसके बारे में पढ़ेंगे. इतना 9th से तो 18th सेंचुरी तक का. ओके. और 9th सेंचुरी द मिडियल पीरियड. ओके. और 9th सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के कालखंड को क्या बोलते हैं, इतिहास को मध्ययुगीन इतिहास कहते हैं. मतलब ये मीडिएवल पीरियड 9 to 18th सेंचुरी के बीच को क्या बोलते हैं, मीडिएवल पीरियड. ठीक है, जो बीच का पीरियड है वो से बोलते हैं मीडिएवल पीरियड. तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट ईयर मतलब इस 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब के बारे में अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं. ये है एक्सरसाइज. तो ये चैप्टर में तो इतना ही था. और इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आंसर है वो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. सो हिस्ट्री यहीं पे फिनिश होता है. ओके, थैंक यू.